हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग गुड। आज की क्लास में जो है हम ज्योग्राफी में जो है आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि जो हम लोग है यहाँ ज्योग्राफी में जो है मानसून टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन मानसून से पहले कुछ टॉपिक जो है वो रह गया था। जैसे कि मैं आपको एक रिव्यू कर दूँ तो रिव्यू में हम क्या देखेंगे कि हम लोगों ने जो है भारत में जो है पर्वत को देखा। हालांकि पर्वत में कई सारा चीज जो है ना लेफ्ट रह गया, क्योंकि उत्तर पर्वत को, उत्तर की विशाल पर्वत जो है हिमालय जो है, हम लोग सिर्फ उसी को पढ़े, हिमालय को। पर्वत में भी कई सारी चीजें जो हमें पढ़ने हैं, मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। तो पर्वत के बाद जो है हमें पर्वत को हम लोगों ने देखा, हिमालय को। इसके बाद हम लोगों ने पठार को देख लिया है। इसके बाद हम लोगों ने मैदानी क्षेत्र को देख लिया है। मैदानी क्षेत्र के अलावा जो दो तीन चीज हमें जानकारी रखनी है, उसमें से सबसे पहला जो आता है वो है हमारा ये मरुस्थल। जो मरुस्थल हमारा राजस्थान वाला एरिया है, उसके बारे में हमें जानकारी रखनी है। उसके बाद तटीय, और उसके बाद जो है थोड़ी सी जानकारी हम जो है क्विक रिव्यू द्वीप का भी जो है रखेंगे। इन सारे चीज़ की जब हम जानकारी इकट्ठा कर लेंगे तो भारत को जो है हम ऊपर से ओवरव्यू जान लाएंगे। तो जानने के लिए हमने पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्र को देखा है। मरुस्थल, तटीय और द्वीप आज के वीडियो में जो है खत्म करने की हम कोशिश करते हैं। हमारा माइक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जिसके वजह से जो है रिकॉर्डिंग में जो है थोड़ा टाइम लग गया, आज की क्लास अपलोड होने में टाइम लग गया। चलिए अब देखते हैं हम कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमें मरुस्थल वाला एरिया है वो हमें जनरली ये राजस्थान वाले एरिया में देखने को मिलता है। तो मरुस्थल जो होता है वो क्या होता है? मरुस्थल का मतलब होता है कि वैसा स्थल, वैसा स्थल जो क्या हो, जो लगभग मर गया हो, ऐसा समझ लो, जो मर गया हो, जहाँ पे वनस्पतियां नहीं होती है, जहाँ उपज नहीं हो सकता, हम वैसे स्थल को जो है वनस्पति कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे एक जो राजस्थान में है, जो एक अरावली पर्वत है, तो अरावली पर्वत से जो है मानसून टकराती नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि वर्षा जो है वो किस तरह से होती है, पर्वत उसमें किस तरह से जिम्मेदार होता है, तब आप ओवरऑल समझेंगे कि बारिश आखिर कैसे होती है। तो आप अभी इतना समझो कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो है मानसून टकराती नहीं है। बारिश यहाँ भी होता है, लेकिन 25 mm होता है बस। और 25 mm से जब जहां भी कहीं भी 25 mm बारिश जहां भी होती है, इससे कम जहां भी बारिश होती है, वो मरुस्थल कहा जाता है। वहां पे जो है वनस्पतियां, जीव जंतु ये रहने के लिए बहुत ही कठिन जगह है। ठीक है, तो हमारे यहाँ दो तरह की वनस्पतियां हैं, जिसमें से एक जो है वो शीत कहलाता है, सॉरी वनस्पति नहीं, हमारे यहाँ दो तरह के मरुस्थल है। एक शीत मरुस्थल कहलाता है और दूसरा सफेद मरुस्थल कहलाता है। अब आप सोचेंगे कि सफेद मरुस्थल है और शीत मरुस्थल, इस दोनों में से आपको कोई इसमें रिलेटेड लग ही नहीं रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान से और गुजरात के कच्छ वाला एरिया है, ये सारा एक मरुस्थल है, जिसे हम सफेद मरुस्थल कहते हैं। अब आपके मन में आएगा कि भाई सफेद मरुस्थल कैसे हो गया ये, लेट मी क्लियर। और उसके पहले जो है शीत स्थल आता है। तो शीत जो वो उस एरिया को बोलते हैं, शीत स्थल वैसा एरिया होता है जो हमारा जम्मू कश्मीर में, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि ट्रांस हिमालय जो है, और ट्रांस हिमालय का ही एक काराकोरम पर्वत है, और काराकोरम पर्वत के अंदर ही कई सारे जो हैं ग्लेशियर आते हैं। तो ग्लेशियर भी क्या होता है? एक मरुस्थल है, वैसा स्थल जहां पे हम कोई भी उपज नहीं कर सकते हैं, उसे भी जो मरा हुआ स्थल ही कहा जाता है। तो और वहां पे जो है बर्फ, जो है ठंडे वाले बर्फ होते हैं, तो उसे जो है शीत कहते हैं, ना कि उसे सफेद कहते हैं। आप याद रखेंगे, एग्जाम में कई दफा पूछा गया है, तो लोगों को लगता है कि वो बर्फ से ढका हुआ है तो उसे हम सफेद मान लें। नहीं, वो जो है हमारा शीत मरुस्थल है। ठीक है, वो हमारा शीत मरुस्थल है। और जो हमारा ये वाला एरिया है, राजस्थान और गुजरात के कच्छ वाला एरिया, उसे जो है हम सफेद मरुस्थल कहते हैं। लेट मी क्लियर कि ये इसको सफेद क्यों बोलते हैं। एक्चुअली में जो हमारा ये समुद्र वाला एरिया है, जो हमारा समुद्र वाला एरिया है, तो समुद्र वाले एरिया में क्या होता है कि नमक पाया जाता है। आप सबको ये भली भांति पता होगा। तो ये जो नमक जो पाया जाता है, वो जब यहाँ पे इस तरह से हीट करता है, यहाँ पर जब ये चढ़ जाता है कच्छ वाले एरिया में, कच्छ वाला एरिया में चढ़ जाने की वजह से उस क्षेत्र को तराई क्षेत्र बना देता है। अब तराई क्षेत्र क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया है। तो यहाँ पे जो है ये नमक वाला पानी आने के वजह से, और गुजरात से एक लूनी नदी गुजरती है, उसके पानी यहाँ लग जाने से ये वाला क्षेत्र जो है दलदल क्षेत्र बन जाता है, या दैट मींस तराई क्षेत्र का जो है निर्माण कर देता है। और आपको पता होगा कि समुद्र का जो पानी होता है, इसमें नमक होता है, और नमक होने के वजह से यहाँ पे जब 5-6 महीना पानी आकर लगती है, उसके बाद जब थोड़ी सी सूखती है, तो यहाँ पे एक व्हाइट चादर जैसा बिछ जाता है, और वह चादर किसका होता है? तो नमक का होता है। इसी वजह से जो है व्हाइट होने की वजह से इसे हम सफेद मरुस्थल कहते हैं। होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब सफेद मरुस्थल खत्म होने के बाद जो है
हम जो है अपने तटीय क्षेत्र यानी कि कोस्टल एरियाज जो हमारा आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट, हालांकि मरुस्थल भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया, इसके बाद तटीय क्षेत्र और इसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू हम द्वीप का देखेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने तटीय क्षेत्र के बारे में। थोड़ा मैं इसको इरेज कर लेता हूं, फिर मैं आपको आगे तटीय क्षेत्र के बारे में बताता हूं। तटीय क्षेत्र में वैसे क्षेत्र आते हैं जो हमारा समुद्र से लगा हुआ होता है, वैसे सारे एरिया जो समुद्र से क्या होते हैं, लगे होते हैं। जैसे कि ये सारा एरिया जो है हमारा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया समुद्र से लगा हुआ है, यानी कि वो तट का निर्माण कर रहा है, तो उसे हम तटीय क्षेत्र कहते हैं, कोस्टल एरियाज कहते हैं। तो अब हम देखते हैं जो हमारा इधर वाला भाग है, यहाँ पे एक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि पठार है, और पठार के ऊपर जो है एक पर्वत देखने को मिलता है और ये जो है श्रीलंका तक जा पहुंचता है। ठीक है, अभी मैं आपको इसका नाम भी बताता हूं। इसे जो है पश्चिमी तट कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं, इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। इस पर्वत को जो है पश्चिमी घाट कहते हैं। उसी तरह से एक पर्वत जो है इसी पठार पे यहाँ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि यहाँ कई सारे जो है पर्वत हैं, अन्नाईमुड़ी हो गया, ये कार्डमम की पहाड़ी हो गई, ये सब जो है हमें यहाँ देखने को मिलता है। मैं सारे पर्वत आपको भी बताऊंगा, पहले आप इसको समझें। तो यहाँ पे भी जो है इस तरफ से भी हमें पर्वत देखने को मिलते हैं, और इस पर्वत को जो है हम कहते हैं पूर्वी, इसे जो है हम पूर्वी घाट कहते हैं, इसे हम पूर्वी घाट कहते हैं। तो ये वाला पर्वत जो है पश्चिमी घाट और ये वाला पर्वत जो है इसे हम पूर्वी घाट कहते हैं। तो इसके बाद वाला जो एरिया होता है इसे ही हम तट कहते हैं, इसे ही हम अपने कॉमन लैंग्वेज में घाट भी कहते हैं। हम लोग के गांव में होता है नदियों के किनारे वाला घाट, तो जब ये समुद्र से अगर बनाता हो तो इसे हम तट कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कोस्टल्स कहते हैं, कोस्टल्स एरिया। तो ये वाले जो एरिया हैं ये आपको अब देखने को और समझ में आने लगेंगे। बाकी ये जो है यहाँ तक है, ये कुछ गुजरात वाला ये वाला जो एरिया है ये भी जो है इसमें जो है कोस्टल एरियाज में ही चले आते हैं। तो इस वाले एरिया में सबसे बड़ा जो वृहद आपको देखने को मिलेगा वो यहीं पे देखने को मिलेगा। और इसके कच्छ वाला जो एरिया है वो तो आपको रेगिस्तान यानी कि जो है आपको मरुस्थल में आता है। हाँ, मरुस्थल जो राजस्थान में आते हैं उसे हम थार मरुस्थल कहते हैं, सॉरी मैं आपसे बताना भूल गया, उसे हम थार मरुस्थल कहते हैं। और ये मरुस्थल जो है सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है ना थार में देखने को मिलता है। उसका रीजन क्या है, जब यहाँ सुखाड़ पड़ रहा था तो इंदिरा गांधी ने एक बैरेज बनाया और उसका नाम रखा इंदिरा गांधी बैरेज, जिसके मदद से जो है वो सिंधु की जो तंत्र वाले जो भी नदियां हैं वहां से जो है उसे खींचकर राजस्थान लाया गया और उसमें कई सारे जो है पानी के पूरे प्रॉपर व्यवस्था किया गया, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी बैरेज और के नाम से वो जाना जाता है, इंदिरा गांधी बांध के नाम से, बैरेज इंदिरा गांधी बांध के नाम से। हालांकि आप बैरेज कह सकते हैं उसे, मैं आपको बताऊंगा कि बांध और बैरेज में क्या अंतर है। तो उसे हम बैरेज कहेंगे। इंदिरा गांधी बैरेज जो है वो बनाया गया है और कॉमन लैंग्वेज में लोग बांध बोलते हैं, बांध बनाया गया जिससे पानी की जो है पूर्ति वहां पे होती है, जिसकी वजह से ये जो मरुस्थल है इसमें जनसंख्या जो है थोड़ी मोड़ी देखने को मिलती है। ठीक है, और जो इसमें जबकि पूरे भारत में सबसे बड़ा एरिया राजस्थान के होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा वेस्टलैंड जो है इसी में देखने को मिलता है। इतनी सारी जानकारी मैं आपको राजस्थान की जब स्टेट बताऊंगा तभी मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान की ये सारी जानकारी है। ठीक है, अभी बस ओवरव्यू देख रहे हैं, बाकी हम थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि वो जो सबसे ज्यादा वेस्टलैंड जो है वो राजस्थान में है, उसमें जो ये मरुस्थल उसे हम थार मरुस्थल कहते हैं। और सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है मरुस्थल में रहने वाली, सबसे ज्यादा मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वाली मरुस्थल अगर कोई है तो वो थार मरुस्थल है, जो हमारे राजस्थान और गुजरात के कच्छ में देखने को मिलता है। होप ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, और इसमें इंदिरा गांधी जो है बांध बनाया गया, ये बांध के बारे में भी जो है अधिक जानकारी हम आपको मैप के क्लास, एटलस की क्लास में देंगे। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। हम देखते हैं कि ये वाला जो एरिया होता है इसमें काफी कम एरियाज होते हैं कंपेयर टू दिस साइड। पूर्वी वाले घाट में जो होते हैं ये ज्यादा बड़ा एरिया जो है, ज्यादा बड़ा घाट है कंपेयर टू दिस, मतलब इसके जो तट हैं ये काफी बड़े हैं और इसके तट काफी छोटे हैं। अब हम देखते हैं इसकी गहराई, तो ये वाला जो है हमारा बहुत ही ये जो है ज्यादा गहरा है, ये जो है ना अत्यधिक गहरा है, ज्यादा गहरा है कंपेयर टू दिस, ये बहुत कम गहरा है। और यहाँ पे जो है ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं पहले आपको यही क्लियर करता हूँ, ज्यादा जो है ना ये बहुत ज्यादा गहरा है और ये बहुत कम गहरा है। ठीक है, तो ये ज्यादा गहरा होने की वजह से यहाँ पे शिप वगैरह जो है आसानी से जो है दूसरे जगह से बड़े बड़े शिप यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी शिप जितना बाहर दिखता है उतना ही वो अंदर से भी उतना ही होता है।
ठीक है। अब ये शिप के ऊपर आपको जो भी दिख रहा हो अंदर भी वो उतना ही गहरा होता है। अगर समुद्र में गहराई नहीं होगा तो इसका लास्ट वाला पार्ट क्या होगा, टकरा जाएगा, टूट जाएगा, पता चला इसमें जो सामान रखे हुए हैं समुद्र में मिल जाएगा। तो यहाँ वाला एरिया है जहाँ पे इस तरह के परेशानी देखने को मिलते हैं। यहाँ वाला एरिया बहुत कम गहरा होने की वजह से यहाँ बड़े शिप नहीं आ सकते। इनफैक्ट जो चाइना से सामान आता है वो यहीं आकर रुक जाता है और यहाँ से हमारे छोटे छोटे शिप क्या करते हैं, इस सामान को इंपोर्ट कर देते हैं, यहाँ से उठा कर भारत में पहुंचा देते हैं। और कई सारा ऐसा जहाज है जो आकर क्या करता है, श्रीलंका के जो है हम्बनटोटा बंदरगाह और कई सारे बंदरगाह हैं वहां पर आकर उतार देता है, फिर वहां से जो है ट्रक के माध्यम से या छोटे शिप के माध्यम से भारत लाया जाता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ किस तरह का दिक्कत जो है हमें झेलनी पड़ती है, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं कि आगे आप इस तरह से समझ गए कि ये ज्यादा गहरा ये कम गहरा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दंतु रहित इसको बोला जाता है, दंतु रहित। इस वाले एरिया को दंतु रहित बोला जाता है। दंतु मतलब दांत, दांत मतलब ये वाला जो एरिया है ना ये कुछ इस तरह से है, इस तरह से, इस तरह का मतलब हो गया ऐसे गड्ढा है, गड्ढा आपको थोड़ा सा जूम करके अगर मैं बताऊं इस तरह से, ये आप अब देख पा रहे हो ये कुछ इस तरह से, जिसकी वजह से ये गड्ढा नुमा होता है। तो अब क्या होता है यहाँ पे सीप लगाने के लिए ना काफी बेहतर होता है, जहाज वगैरह जो है यहाँ पे लगा कर रखने के लिए, बांध कर रखने के लिए जो ना काफी बेहतर होते हैं कंपेयर टू दिस वाले एरिया, ठीक है। तो ये गहरा भी कम है, यहाँ गहराई भी ज्यादा, रखने की व्यवस्था ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू दिस, इसीलिए ये वाला एरिया जो है ना हमें ज्यादा डेवलप्ड दिखता है और ये वाला एरिया थोड़ा सा कम डेवलप्ड है। जबकि यहाँ भी कई सारे द्वीप हैं, कितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ से होते हैं। कोई भी जहाज यहाँ लाने के लिए जो है ना हमें इस तरह से गड्ढा करना पड़ता है। ये रास्ता है और इतना दूर के रास्ता को पूरा गड्ढा करके साफ कर दिया तो कोई जहाज जो है इस रास्ता होकर आएगा। अगर ये जहाज गलती से इधर गया या इधर से गया या इधर से आने की कोशिश किया, इधर से आने की कोशिश किया तो जहाज जो नीचे से टूट जाएगा, टकरा जाएगा। इसका मैं आपको सबसे बेहतर एग्जाम्पल बताता हूँ कि पाकिस्तान से जब 1971 में एक बार जो है ये पाकिस्तान ने क्या किया था, 1971 में एक जो है लड़ने वाली जहाज लेकर जो है पश्चिम घाट में आ पहुंचा और उस जहाज का नाम था PNS गाजी। आप लोग ये हो सकता है सुने भी होंगे। PNS गाजी जो है वो लेकर पाकिस्तान जो है अपने इस वाले एरिया से लेकर आ गया, कहां पे, यहाँ आ गया। बहुत ही अपने आप को तेज समझ रहा था, PNS गाजी लेकर चला आया। और PNS गाजी में आपको बता दूं कि उस समय का 1971 में जो है अमेरिका का सबसे टॉप रेटेड था, मतलब काफी ज्यादा, मतलब सबसे मतलब शक्तिशाली कह सकते हैं, शक्तिशाली जहाज हुआ करता था ये PNS गाजी। और उसने पाकिस्तान को दे रखा था। पाकिस्तान को लगा कि अरे हमसे ज्यादा बलशाली कौन हो सकता है। बेवकूफ को ये नहीं पता था कि यहाँ पे इंडिया वाले हैं और भारत वाले किसी को छोड़ते नहीं है। वो यहाँ आ गया, यहाँ पर जो है हमारा ऑलरेडी ना एक जहाज को है लगा दिया गया था और वो भी जहाज में ना कई सारे प्रॉब्लम से खराबी थी जिसकी वजह से वो एक जगह से मूवमेंट नहीं कर सकता था, जिसका नाम राजपूत INS था। इसका नाम जो था राजपूत INS। अब ये बेवकूफ लोगों को पता नहीं था कि ये वाला एरिया गड्ढा नहीं है, गहरा नहीं है। उसको लगा जैसा ये वैसा वो उठ के क्या किया, इस साइड चला आया। यहाँ गहराई थी नहीं, उसका जहाज जो है फंस गया, बीच में फंस गया। जैसे ही फंसा तो इसमें जो है अल्ट्रासाउंड, इसमें एक साउंड की ऐसी व्यवस्था लगी होती है कि ये आने वाले जहाज को जो है पकड़ लेता है। राजपूत INS हमारा बहुत पुराना जहाज था। इसमें जैसे ही इस मैसेज को गेन कर पाया, जैसे ही फंसा तो इसको एक मैसेज मिल गया, इसको एक साउंड वेव के थ्रू जो है पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें आके फंस गई है। इसको पता ही था कि पाकिस्तान हो सकता है अटैक करने वाला 1971 में। बस यहाँ से तड़ातड़ मिसाइल जो है ऊपर से छोड़ना शुरू कर दी और उस जहाज का पूरा हालत बिगाड़ दिया। मतलब जो PNS गाजी था उसका हालत बिगाड़ दिया और पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी है हम लोग ने। जबकि हमारा ये राजपूत INS जो खराब हो गया, ये मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जो है मूवमेंट नहीं कर रहा था, तब हम ये हालत कर दिए। तो ये जो है मतलब ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि ये जो है कम गहरा है कंपेयर टू दिस। ये वाला जो है एकदम गहरा है, यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में काफी आसानी होती है। तो ये हमारा कुछ तटीय क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारियां थी। अब हम चलते हैं, जो हम पश्चिम भाग को देखेंगे तो इसमें क्या हुआ कि पश्चिम भाग जो है धंस गया था। ये पश्चिम भाग का कुछ एरिया जो है ना धंसता चला गया। मतलब अभी भी ऐसा कुछ घटनाएं हमें देखने को मिलती है। हालांकि अभी रिसेंट न्यूज आया था जिसमें अमेरिका को जो है यहाँ पे कुछ द्वीप देखने को मिले थे। एक्चुअली में द्वीप नहीं था वो, एक्चुअली में एक ऐसा ही उसको सैटेलाइट में जो है गलत व्यू दिख गया। वो ऐसी मिट्टी की ढेर लग गई थी तो उसको देखकर ऊपर से लगा कि वहां पे द्वीप हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एरिया जो है ये वाले धंसते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। इसका सबसे सटीक एग्जांपल हमारा द्वारकाधीश हम देख सकते हैं। जो हमारे द्वारकाधीश तो हालांकि कृष्ण जी को कहा जाता है, तो गुजरात में जो द्वारका एरिया है जहाँ के वो राजा थे उसका ज्यादातर पार्ट जो है पानी में डूब चुका है, धंस चुका है। कुछ ही एरिया जो है वहां पे हमें देखने को मिलते हैं गुजरात में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इस साइड का जो एरिया है वो किस तरह से विलुप्त हो रहा है, पानी में किस तरह से जो गायब हो रहा है।
अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक उपजाऊ इस दोनों तट में से कौन सा होता है। लेट मी पहले मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब जो है हम देखते हैं, मैंने आपको यहाँ बता दिया कि यहाँ जो द्वारिका वाला जगह था, ये जो द्वारिका था वो क्या हो गया, अब लगभग डूब, मतलब ज्यादातर हिस्सा जो है इसका डूब गया है, कुछ ही हिस्सा जो है हमें देखने को मिलता है अभी भी। यहाँ मंदिर वंदिर है वो सब बचे हुए हैं, आप घूम सकते हैं और घूमने का बहुत ही बेटर प्लेस है। चलिए हम आते हैं, देखते हैं कि इन दोनों में से सबसे उपजाऊ कौन है, इस दोनों में से जो है सबसे उपजाऊ कौन है और कहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मैं आपको मानसून के चैप्टर में बताऊंगा कि फेरल नाम का एक व्यक्ति था जिसने बताया कि उत्तरी गोलार्ध मतलब होता है कि ये आप हिस्सा देखेंगे, ये पूरा हमारा अर्थ हो गया। अर्थ में जो ये है इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है, और इसके ऊपर वाला एरिया जो है इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसका मतलब नॉर्दर्न पार्ट ये हो गया और साउदर्न पार्ट ये होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवा जो है वो इस दिशा से इस दिशा में चलेगी, यानी कि बाएं से दाएं चलती है। ये मानसून में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। तो जो मानसून जो उठता है वो इधर से उठता है। तो मानसून जो है सर्वाधिक वर्षा जो है इस साइड करवाता है कंपेयर टू दिस। यहाँ पे बारिश जो है नहीं होती है। बारिश कब होती है, जब ये मानसून लौट कर पूरा भारत में बारिश कर जब लौट कर आता है, तब जो है हमें यहाँ पे इस तट पे बारिश होने को देखने को मिलता है। जब यहाँ बारिश होती है तो ये देखता रहता है कि भाई बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। और यहाँ जो बारिश है ये जून जुलाई के आसपास होता है, और यहाँ पे जो है एकदम झमाझम बारिश करता है, क्योंकि ये पहला मानसून होता है और इसके पास पानी की पर्याप्त मात्रा होती है। इसीलिए ये वाला जो तट है यहाँ पे एकदम मस्त बारिश, झमाझम बारिश होती है। और यहाँ पर जो है लौटता हुआ मानसून से थोड़ा मोड़ा बारिश होता है, वो मैं आपको मानसून में बताऊंगा। तो वर्षा जो है सर्वाधिक जो है हमें पश्चिमी घाट में देखने को मिलती है। पश्चिमी तट पे, सॉरी पश्चिमी घाट तो पर्वत हो गया, पश्चिमी तट पे हमें सर्वाधिक देखने को मिलती है। और पूर्वी तट पे जो है लौटता हुआ मानसून से बहुत ही कम बारिश होता है। अब मैं उपजाऊ की बात करूं तो उपजाऊ जो है यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ कम होता है। यहाँ पे क्यों ज्यादा होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है सर्वाधिक वर्षा होने की वजह से आपने एक चीज देखा होगा कि जब आपके यहाँ बारिश ज्यादा हो जाती है तो होता क्या है कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो ऊपर हो जाते हैं और छोटे छोटे पत्थर जो है वो नीचे चल जाते हैं जहाँ पे बारिश। या फिर आपने देखा होगा कि घर में जो इस तरह से नल, मतलब ऐसे छत से जो निकला रहता है पाइप, और ये जहां पानी जाकर गिरता है, आप अगर वहां जाकर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वहां पे बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे और छोटे छोटे पत्थर, मिट्टी वगैरह वहां से गायब हो जाते हैं। तो वो सब जाकर ना नीचे शिफ्ट कर जाते हैं। क्या होते हैं, ये सब जो है नीचे शिफ्ट कर जाते हैं। तो इस वाले मिट्टी को, इस तरह के मिट्टी को हम लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझेंगे। और लेटेराइट मिट्टी जो होता है वो उपजाऊ के लिए काफी बेहतर होता है। तो यहाँ जो झमाझम बारिश होती है इसके वजह से यहाँ के जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है वो ऊपर आ जाते हैं और छोटे छोटे जो है वो नीचे चले जाते हैं। और यही रीजन है कि लेटेराइट वाला जो एरिया है ज्यादा उपजाऊ होता है। अब यहाँ पे होते क्या है, तो यहाँ सर्वाधिक हमें 3 चीज देखने को मिलता है। एक मसाला, दूसरा चाय, और तीसरा जो है हमें काजू वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, मसाला। ठीक है, तो ये सब चीज जो है हमें सर्वाधिक यहाँ देखने को मिलते हैं। यही रीजन है कि केरल को हम क्या बोलते हैं, मसालों का शहर किसे बोलते हैं, केरल को बोलते हैं सर्वाधिक। लेकिन अगर भारत में आपसे ये पूछा जाए सर्वाधिक मसाला कहाँ होता है, अब याद रखेंगे गुजरात में। मसालों का शहर तो केरल होता है, लेकिन सर्वाधिक मसाला जो है गुजरात में देखने को मिलता है। तो वो भी क्या है, एक तटीय क्षेत्र है। तो इसी से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे काजू का, चाय का और मसाला का जो है ये लेटेराइट मिट्टी में जो है काफी बेहतर उपजाऊ होता है। इसीलिए ये वाला एरिया जो है हमारा ज्यादा उपजाऊ होता है और ये वाला एरिया जो होता है इसमें कम उपजाऊ होता है। इसमें कम क्यों उपजाऊ होता है, तो यहाँ पे जो है ना ये सब तराई क्षेत्र बन जाता है। तराई क्षेत्र मतलब देखते हैं कादो वाला एरिया हो जाता है। कादो किचकिच, जैसे कि अगर आप एक बाल्टी पानी को एकदम ऊपर से गिराएंगे, 2 फ्लोर से यहाँ गिराएंगे, मतलब कि एक बाल्टी नहीं कह सकते, मतलब ज्यादा पानी आपको गिराना पड़ेगा। तो आप ज्यादा ऊंचाई से गिराएंगे और लगातार गिराएंगे बहुत सारा पानी, तो आपको वहां पे लेटेराइट जैसा माहौल देखने को मिलेगा। अगर वहीं आप यहाँ पे आ जाएंगे और लैंड पे आराम आराम से पानी गिराते रहेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पानी लग के ये कादो एकदम पूरा थाल वाल जैसा एकदम स्थिति हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति जो है हमें क्या दिखाती है, ऐसी स्थिति जो है हमें यहाँ पर जो है हमें तराई वाला क्षेत्र जैसा सिनारियो देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ से बाल्टी से पानी डालेंगे तो क्या देखेंगे, आपको पूरा दलदल जैसा हो जाएगा ये। तो ये वाला जो तराई वाला होता है और ये जलोढ़ मिट्टी को लेकर वगैरह आ जाता है, तो मतलब ये उसके कंपेयर में जो है उतना मतलब उपज नहीं करता है। तो इसके साथ जो है हमारा तटीय क्षेत्र जो है खत्म हुआ। इस तटीय क्षेत्र में और हमें कुछ भी नहीं पढ़ने, बस जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया। तटीय क्षेत्र कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन से आते हैं, ये भी आपने देख लिया। तो नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको ये बता दूंगा, द्वीप के बारे में बता दूंगा। ठीक है,
द्वीप। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट द्वीप है, आपको फटाफट बताने की कोशिश करता हूँ, अभी बता देता हूँ। तो यहाँ वाला जो द्वीप है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लक्षद्वीप कहते हैं। आपको पता ही होगा ये हमारा लक्षद्वीप है और इधर वाला जो है हमारा अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है। तो लक्षद्वीप जो है ये हमारा द्वीप है जहाँ पे कितने हैं 36 जो है छोटे छोटे द्वीप हैं। इसमें से सबसे प्रमुख जो है आपको पता ही होगा जिसे राजधानी बनाया गया है, जिसे हम कावारत्ती कहते हैं या कावारत्ती कहते हैं, जो सबसे बड़ा द्वीप है जिसे राजधानी बनाया गया है। इसमें कितने हैं छोटे छोटे 36 द्वीप हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है इसमें सबसे बेहतरीन बात जानने का ये है यहाँ 90% जो है मुस्लिम आबादी है, ठीक है। 90% जो है मुस्लिम आबादी हमें देखने को मिलते हैं और ये काफी शांत एरिया है। देख लो फिर वही जम्मू कश्मीर, हमारे भारत की जम्मू कश्मीर की स्थिति देख लो, वहाँ पाकिस्तान आके भड़काता है, तालिबान वगैरह आके वहाँ पे अटैक करने की कोशिश करता है, मतलब वो पूरा आतंकवादी वाला एरिया बना के रखा हो, कितना आसान है। जबकि यहाँ 90% मुस्लिम है और ये क्या है हिंदू का एरिया है। जब विभाजन हो रहा था तभी पाकिस्तान का आर्मी जब तक यहाँ आता उससे पहले हमारे भारत के आर्मी गए यहाँ पे झंडा अपना हरा दिए। बोले पाकिस्तान वाला के पूछ रहा है अरे इंडिया का है क्या, तो बोला हाँ इंडिया का है, निकल लो अब। तो ये किस में आ गया, इंडिया में आ गया लक्षद्वीप। इसमें याद रखेंगे 36 द्वीप है। जब हम द्वीप की क्लास करेंगे मैं आपकी क्लास में तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कौन से द्वीप है, कैसे कैसे द्वीप है, क्या क्या होता है यहाँ पे। अभी आप याद रखेंगे कि 90% मुस्लिम है, जो किस में आते हैं, ये ट्राइब्स में आते हैं सॉरी, ये किस में आते हैं, ट्राइब्स में आते हैं। सोशल ट्राइब्स आपने सुना है ना, जाति जो होते हैं सोशल ट्राइब्स, मतलब आदि मानव वाले कैटेगरी में जो है ये लोग आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो 90% मुस्लिम है और काफी शांति वाला एरिया, बहुत ही बेहतरीन जगह है। आपको कभी अगर मौका मिले घूमने का तो आप यहाँ जाकर बेहतरीन तरीके से घूम सकते हैं। ये कुछ अलग ही लगता है, ये तो पता ही नहीं चलता रहता है कि ये देश का हिस्सा है इन यहाँ के लोगों को, क्योंकि ये सोशल ट्राइब्स हैं। बाकी यहाँ की भी जो है परंपरा वगैरह बहुत अच्छी है, आप घूम सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन जगह है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारा इधर अंडमान निकोबार है, इसमें ऊपर वाला अंडमान और निकोबार नीचे वाला निकोबार है। ये जो है जापान के जो है ना जापानीज जो लोग थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को ये तोहफा में दिया था। इसके साथ हमारे एक हम्बन टोटा भी था, हम्बन टोटा नहीं सॉरी, इसे हम ना ये कोको आइलैंड कहते हैं। हम्बन टोटा तो श्रीलंका का है जिसपे चाइना ने वो जो है अधिकार कर लिया। यहाँ पे कोको आइलैंड भी था जिसको जो है जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को गिफ्ट दे दिया। म्यांमार को, जवाहरलाल नेहरू को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, पर्सनली मेरा व्यू कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा कर भी दिया है ना तो अब जो है हमारी गवर्नमेंट को इसे ले लेना चाहिए, क्योंकि म्यांमार ने बहुत ही दगेबाजी किया, वो हमसे गिफ्ट के रूप में लेकर और चाइना को दे दिया। चाइना हमारा कितना बड़ा विरोधी है आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा ऊपर वाला अंडमान और नीचे वाला जो है ये निकोबार हमें देखने को मिलता है। अंडमान और निकोबार, इसमें जो है टोटल द्वीप की संख्या अगर हम देखें तो इसमें 572 यानी 572 है। और ये जो है हमें गिफ्ट के तौर पर जापान के लोग जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू को जो है ये गिफ्ट के तौर पर दिए थे। और इसमें पूरे कितने 572 हैं। जब हम इस द्वीप के बारे में पढ़ेंगे तब हम ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे, अभी आप इतना ही जान लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे जो कई सारे अलग अलग जनजाति हमें देखने को मिलते हैं। इसमें से कुछ इसमें कई तरह के जनजाति जो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक सेनेटेलियन जनजाति है जो बहुत ही मतलब ऐसा बता सकते हैं कि फेमस भी है। अब फेमस का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्यों ये फेमस है, आपको अभी बताता हूँ। सेनेटेलियन से पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ की जो 2 ज्वालामुखी है जो प्रमुख है, जो हमें जाननी है। हम हालांकि उस क्लास में आपको बताएंगे जब हम इसकी द्वीप की क्लास कर रहे होंगे, मैप क्लास में। इसमें सबसे पहला जो है वो बैरम है और दूसरा जो है नारकुंडम है। तो बैरम जो है अभी एक्टिव है, बैरम में जो है ज्वालामुखी देखने को मिलता है, लेकिन नारकुंडम जो है कहा जाता है कि वो अभी मतलब एक्टिव नहीं है, नॉट एक्टिव है, मतलब वो सोया है, खत्म नहीं हुआ है, वो कभी भी जो है हो सकता है फिर से जो है ज्वालामुखी फट सकता है। तो ये अभी नॉट एक्टिव है और बैरम जो है वो एक्टिव है। तो अब हम आते हैं अपने वहाँ के कई सारे प्रजाति वहाँ पे पूरी तरह से ये वाले जो होते हैं सेनेटेलियन जो होते हैं ये पूरी तरह से नग्न अवस्था में रहते हैं, पूरे नंगे रहते हैं। इनका 40-50 आदमी का खुद का एक परिवार जैसा है जो जंगलों में रहते हैं। और एक बार क्या हुआ, जब आप वहाँ पे बार आई थी, आपदा आई थी, तो हमारे इंडियन आर्मी लोग वहाँ पे गए थे और वहाँ पे जो एक ब्रेड वगैरह दे रहे थे। तो उस लोगों ने देखा कि अरे ये हेलीकॉप्टर क्या होता है, ये क्या आ गया। तो उन लोगों ने क्या किया, अपना तीर कमान निकाला और जो है आर्मी पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो वो समझ गए कि चलो भाई इन लोगों को कोई आपदा नहीं है, ये लोग खुद ही अपनी देख सकते हैं। तो वो अटैक हो गया आर्मी पे ही हमारे। तो ये इस तरह के जो सेनेटेलियन वाले लोग हैं ये काफ़ी मतलब वो है अपने आप को बहुत ही सुरक्षित रखते हैं और ये पूरे
नग्न अवस्था में रहते हैं और ये पूरी तरह से जो है आदि मानव है। इसकी एक और कहानी जो है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पे एक चाउ नाम का व्यक्ति था। चाउ नाम का व्यक्ति था जो ईसाई धर्म का प्रचारक था। ईसाई धर्म का प्रचारक था चाउ नाम का व्यक्ति। इसने सोचा कि क्यों ना हम इस द्वीप पे चले जाएं और ये 45 आदमी को मोटिवेट करके क्या करें, ईसाई धर्म एडॉप्ट करवा दें। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि ये जब ये जाकर वहां पे मोटिवेट कर रहे थे, लोगों को बोल रहे थे कि भाई आप लोग जो है गलत तरीका से रह रहे हो, भगवान ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर में विश्वास करो, ईश्वर की बात मानो, ईश्वर बहुत अच्छे होते हैं, ये वो। तो इन लोगों ने क्या किया, बस उसको पटका उठा के और तीर कमान से मार के और उनको ईश्वर के पास ही पहुंचा दिया। तो ये जो है सैनिटेरियन जो है इसीलिए जो है जाने जाते हैं। तो ये प्रजाति जनरली हमें जो है अंडमान निकोबार पे देखने को मिलते हैं। ये भी जगह काफी बेहतर है घूमने फिरने के लिए। आप यहाँ का जो चीज यहाँ पे जो है आप घूम सकते हैं अगर आप जब चाहे तो। आज के लिए बस इतना ही। हम अगले जो क्लास में है मानसून को लेकर आपके साथ आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हमारे साथ बने रहे, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।